हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हम शुरू करते हैं जो पेट यूपी ट्रिपल एससी में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। मैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए, तो आप लोग उनको अटेंड करें और देखें आपका स्कोर यहाँ से कितना बनता है। ठीक है, तो चलते हैं एक मोटिवेशन स्टेटस के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करें। क्या लिखा है? जाने तक, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करें। जब आप वहाँ पहुँचोगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। तो क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से ज़रा, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश ज़रूर करें। जब आप वहाँ पहुँचोगे आप इससे आगे भी देख पाओगे। तो मेरे लालो, आप लोगों को एक बात याद रखनी है। जैसे कि आप कोहरा जब पड़ता है और आप निकलते हो घर से, तो आपको ज़्यादा दूर का तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब आप वहाँ से निकलते हैं थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो आपको दिखाई देने पड़ता है। जैसे ही आप आगे आगे बढ़ते जाओगे अपने आप से रास्ते दिखाई देने पड़ते हैं। तो अगर आप ये सोच के नहीं निकलोगे नहीं कि यार बहुत कोहरा है मुझे आगे दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर आप कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा। वैसे ही अपने आप पे भरोसा रखना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। रुकावटें आएंगी लेकिन उन रुकावटों से पार हमें जाना है, क्योंकि मंजिल हमारी उस पार है। ठीक है, और हमें धीरे 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 उस मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। तो चलें शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास हैं, ऑप्शन 4 हैं आपके पास। उन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो उसको आप लोग देखिए और वो कौन सा ऑप्शन सही है उसके बारे में आप लोग जवाब दीजिए। देखिए विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, सबसे ऊंची झील पूछ रहा है। तो नंबर 1 कह रहा है टिटिकाका झील, दूसरी डल झील, तीसरी कैस्पियन सागर झील और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो मैं एक काम करूं, मैं एक ऑप्शन तुम लोगों के लिए रिमूव कर देता हूं। मैं डी ऑप्शन मैंने तुम्हारे लिए रिमूव कर दिया। अब ऑप्शंस बचे हैं 3 और इन्हीं 3 में से आपको जवाब देना है। तो आप लोग जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। टिटिकाका झील इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये टिटिकाका झील पाई कहाँ जाती है, तो ये बोलीविया देश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, बोलीविया देश में पाई जाती है। और बोलीविया जो है वो कहाँ पर है, तो बताओगे अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर डल झील की बात करोगे तो ये हमारे भारत में पाई जाती है। और अगर कैस्पियन सागर की झील की बात करेंगे तो एक्चुअली में ये झील है। ठीक है, झील है लेकिन इसमें सागर लगा हुआ है। तो आप लोग सोचोगे कि ये कैस्पियन सागर है या फिर ये समुद्र हो सकता है। तो लालो ये समुद्र नहीं है। ठीक है, ये समुद्र नहीं है, ये एक्चुअली में एक झीली है। ठीक है, एक झीली है। ओके, मैंने अगर यहाँ पे झील ना लगाया होता तो आप लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं आपके मन में। ओके, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील, जो बोलीविया देश में पाई जाती है। ठीक है, जो बोलीविया देश में पाई जाती है। ठीक है, तो चलें अब देखो इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी कैस्पियन झील। ये खारे पानी की झील है। ठीक है, और अगर मैं कैस्पियन सागर की बात करूं कि ये किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो पहला हो जाएगा कौन सा, ये कजाकिस्तान। एक देश कजाकिस्तान हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, रसिया हो गया। तीसरा कौन सा हो जाए, अजरबैजान हो गया। ये चौथा कौन सा हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया। कौन सा, चौथा हो गया। और नीचे में आपको अगर बढ़ा के दिखाऊं तो ये वाला देश एक कौन सा है, तो ये है ईरान। कौन सा है, ईरान देश है। तो जो तुम्हारा कैस्पियन सागर है वो कितने देशों से अपनी सीमा को साझा करेगा, तो 5 देश हो जाएंगे। कौन कौन से, 1 2 3 4 और ये कौन सा तुम्हारा 5। तो फिर से मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी, कैस्पियन सागर है। और कैस्पियन सागर को टच करने वाले देश कौन से, तो उसके लिए ट्रिक याद रखना आप लोग, तारीख। कौन सी ट्रिक रहेगी, तारीख रहेगी। कौन सी, तारीख, या फिर ऋतक कह देना या फिर तारीख कह देना। ये दोनों ट्रिक में से कोई आप लोग अपने मन में सेट कर लेना कि ये जो ट्रिक है वो कैस्पियन सागर को टच करने वाले देशों की ट्रिक है। तो टी से क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। कौन सा हो गया, तुर्कमेनिस्तान। ए से कौन सा हो गया, ए से हो गया अजरबैजान। आर से कौन सा हो गया, आर से हो गया रशिया तुम्हारा। आई से कौन सा हो गया, आर से ईरान। ठीक है, तो लालो ईरान और इराक में कन्फ्यूज़न नहीं पालना है। ठीक है, ईरान है ये, ईरान। ओके, और के से हो जाएगा तुम्हारा कजाकिस्तान। और अगर मैं कजाकिस्तान के बारे में आपसे बताना चाहूँ तो ये कजाकिस्तान जो दिख रहा है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश है ये, विश्व का सबसे बड़ा देश है। और ये किस मामले में बड़ा है,
ये किस मामले में बड़ा है? तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। कैसी है? ये लैंड लॉक्ड कंट्री। तो विश्व की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है? तो ये कजाकिस्तान है। और विश्व का सबसे बड़ा देश जो 10वें नंबर पे आता है वो भी तुम्हारा कौन सा है? तो वो भी है कजाकिस्तान। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि भारत जो है विश्व में किस स्थान पर आता है। ठीक है, भारत विश्व में किस स्थान पर आता है क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे तो आप लोग जान जाओगे कौन सा है, सेकेंड नंबर है। और 2030 तक यानी कि 2025 तक 2025 तक भारत जो है वो पहली नंबर पोजीशन पे आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो आप लोगों को टाइप करना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है भारत की दृष्टि से। ठीक है, भारत जो है विश्व की दृष्टि में कौन सा सबसे बड़ा देश है, रैंक उसकी लिखना है, किस नंबर की रैंक है उसकी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की और देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। अब दूसरा यहीं से क्वेश्चन से लिखा हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो अभी आपने पढ़ा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपने पढ़ा कैस्पियन सागर। अब हम लोग बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कनाडा में और अमेरिका में। ठीक है, दो देशों में पाई जाएगी। कौन सा देश है? कनाडा और अमेरिका। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ तक ये लिखा हुआ ये सुपीरियर झील है। ओके, ये सुपीरियर झील है। सुपीरियर लेक जो झील है ये जो है सीमा पे स्थित होती है। ठीक है, ये यहाँ से सीमा जो है, ठीक है, यहाँ से ये सीमा तुम्हारा जो लग रही है ये कनाडा और अमेरिका की है। ओके, इन्हीं सीमा के बीच में ही ग्रेट्स लेक स्थित हैं। कौन सी हैं? ग्रेट्स लेक स्थित हैं। ग्रेट्स लेक स्थित हैं। ग्रेट्स लेक में टोटल कितनी झीलें हैं? तो बताओगे 5 झीलें। कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी झीलें हैं? तो तुम्हारी सबसे पहली झील हो जाएगी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, फिर कौन सी हो गई? मिशिगन झील, फिर कौन सी हो गई? ह्यूरोन झील, इसके बाद इरी झील और ओंटेरियो झील। कौन सी? ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील। ठीक है, ओंटेरियो झील किस नंबर की है? तो 5वें नंबर की। अब इसकी अगर ट्रिक बात करूं मैं तो इसमें याद रखना शुमी हुई ऑन। ठीक है, शुमी हुई ऑन, इसकी ट्रिक याद रखना। सु से कौन सा हो जाएगा? सुपीरियर झील। मी से कौन हो गया? मिशिगन हुई। हु से क्या हो जाएगा? ह्यूरोन झील। ई से क्या हो गया? इरी झील। और ऑन का मतलब ओंटेरियो झील। तो दोनों को मैंने ट्रिक से बताया कौन कौन सी। शुमी हुई ऑन ये किसकी झील है? तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है। और ग्रेट्स लेक आपको याद करना हो तो ये ट्रिक याद रखना, शुमी हुई ऑन। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे कि वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉलीबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है या फिर 6 होती है या फिर 11 होती है या फिर 15 होती है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल जो खेल होता है उसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। और ये जो 6 दिखा हुआ है ना तो ये बास्केटबॉल है। कौन सा है? बास्केटबॉल में टोटल खिलाड़ी कितने हो जाएंगे? यहाँ से 6 हो जाएंगे। और अगर 11 की बात करोगे तो क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल, क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, 11 खिलाड़ी होते हैं। और अगर 15 की बात करोगे तो फुटबॉल में कितने होते हैं? 11, और 11 में 4 अगर ऐड कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और 4 शब्द अगर मैं जोड़ दूँ तो रग्बी जोड़ दूं और रग्बी के आगे जोड़ दो फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल खेल कौन सा हो जाएगा? तो रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? तो इसमें हो जाएगी 15 खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी। फिर से 5 खिलाड़ी कौन से होंगे? किस में होंगे? वॉलीबॉल में 5 खिलाड़ियों की संख्या, 6 किस में? बास्केटबॉल में, 11 किस में? क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल में, जबकि 15 होते हैं फुटबॉल के आगे रग्बी लगाने से, यानी कि रग्बी फुटबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि तुम्हारा जो चेस, ठीक है, या फिर शतरंज खेल, ये तो आपको पता है, शतरंज पता है। ठीक है, शतरंज खेल में पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? और वो पहले ग्रैंड मास्टर की जो पुस्तक है उसका नाम आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
कुछ महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित ट्रॉफियों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं और उनकी ट्रॉफियां। तो सबसे पहले संतोष ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये सबसे पहली तो ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल में टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं? मैंने कहा 11 खिलाड़ी होते हैं। सुनील छेत्री, भारत के सुनील छेत्री जो हैं, इनका संबंध किससे? तो ये भी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा गोल दागने के मामले में 5वें स्थान पे है। ठीक है, 5वें स्थान पे है। और सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल दागने वाले कौन है? तो रोनाल्डो हैं। कौन है? रोनाल्डो हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल दागे हुए हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे रणजी ट्रॉफी, तो ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी जो है, इसको अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो इसको जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? मध्य प्रदेश को, यानी कि 2021 और 2022 वाला खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और इसका उपविजेता कौन था? तो इसका उपविजेता था मुंबई। कौन था इसका उपविजेता? मुंबई था। अब देखो, मुंबई और महाराष्ट्र की 2 टीमें हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र की 2 टीमें रणजी मैच में खेलती हैं। एक तो महाराष्ट्र खुद खेलता है और दूसरा मुंबई खेलता है। तो मुंबई सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी को जीता है। तो किसने जीता है? तो मुंबई ने। मुंबई जो है सर्वाधिक बार ट्रॉफी को जीतने वाली टीम है। इसके बाद दलीप ट्रॉफी की अगर बात करें तो इसका भी आयोजन हाल ही में किया गया है। और दलीप ट्रॉफी में कुल जो हैं वो कुल 6 क्षेत्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत के रिलीजन, ठीक है, भारत कितने भागों में बटा हुआ है, वो जो 6 क्षेत्र हैं वही इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1961-62 में। इसकी शुरुआत होती है 1962-61 में। और ये तब शुरुआत होती है जब भारत में इंडो साइनो वार चल रहा था। इंडो साइनो वार का मतलब होता है कि भारत और चीन के साथ युद्ध जब चल रहा था तभी इस ट्रॉफी की शुरुआत होती है। और भारत, आपको जैसे कि पता है कि 1962 का युद्ध जब हुआ था उसमें भारत बुरी तरह से हार गया था और चीनियों ने भारत को हराया था। और वो भी रात में हमला करके, यानी धोखे से हमला करके, क्योंकि चमगादड़ है वो, चमगादड़ तो रात में उड़ता ही है। ठीक है, तो रात में हमला भी करेगा। और भारत जहाँ अनजान था इस मामले में कि चीन कहाँ आक्रमण कर देगा, लेकिन अगर हम होते वहाँ पे तो हम तो जान जाते भैया चीनी चमगादड़ होते हैं और चमगादड़ों को रात में ही दिखता ही है। और जब रात में इनको दिखता है तो रात में हमला करेंगे। और जब ऐसा हमें पता होता तो हम रात में बंदूक लिए बैठे रहते, अपनी घोड़ी चढ़ाए। ठीक है, और जैसे ही आते ठोक देते इनको। अब भारत की सेना को याद रखना होगा कि अगर चीन कभी भी आक्रमण करेगा तो रात में करेगा, क्योंकि चमगादड़ ज़्यादा खाते हैं तो उनको रात में ही दिखता है केवल। ये लोग, अब ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, आप लोग दिल से मत लेना। पता लगे आप लोग ये कह दो कि हमने बताया था कि उनको केवल रात में दिखता है और वो दिन में आक्रमण कर देते, तुम लोग तो हमारे पीछे पड़ जाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ बस आपके एंजॉय के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें आगा खां कप। ठीक है, तो आगा खां कप किससे संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हॉकी, ठीक है, हॉकी जो है भारत का क्या है? ये राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल होने के साथ साथ ही ये पाकिस्तान का भी क्या है? राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। वो भी कौन सी हॉकी है? तो वो फील्ड हॉकी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दोनों की हॉकी कौन सी है? फील्ड हॉकी है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और भारत और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें हॉकी, भारत ने 1928 में 1908-4-12 यानी कि 1932 में और इसके बाद 1936 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, 1928, 1932 और 1936 में जब हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें भारत ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। 1940 में भारत फिर से जीत जाता, 1940 के आयोजित नहीं किए गए थे, इसलिए भारत लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीतने में सामर्थित रहा। ठीक है, भारत ने अब तक कुल 8 बार गोल्ड मेडल हॉकी में जीता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि हॉकी जो है, हॉकी से कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी जुड़े थे, तो बताओगे मेजर
मेजर ध्यानचंद्र। कौन? मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किस खेल से? तो बताओगे हॉकी से। किससे? हॉकी से। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को। कब हुआ था? 29 अगस्त को। और कहाँ पर हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और इनके नाम से ही भारत में खेल यूनिवर्सिटी खोली गई है। क्या? खेल यूनिवर्सिटी खोली गई है। और वो खेल यूनिवर्सिटी है कहाँ पर? तो बताओगे मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी है। अच्छा, 29 अगस्त को खेल दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और ये खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर। अगर मेजर ध्यानचंद्र की बात करोगे तो इनकी पुस्तक का नाम है गोल। क्या नाम है? गोल। तो गोल किसकी पुस्तक है? तो गोल पुस्तक है तुम्हारे मेजर ध्यानचंद्र की। कहते हैं जब एक बार जर्मनी के साथ भारत का मैच हो रहा था और भारत उस समय ब्रिटेन की तरफ से खेलता था, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन का कब्जा था, तो भारत ब्रिटेन की तरफ से खेलता था। और एक बार तानाशाह के द्वारा, ठीक है, तानाशाह कौन था? तो हिटलर। ठीक है, हिटलर के सामने जब भारत मैच खेल रहा था तो उन्होंने यह कह के रोक लगा दी और उन्होंने मेजर ध्यानचंद्र की हॉकी को बार बार देखा और देखा कि इसमें मैग्नेट तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मैग्नेट तो नहीं लगा, क्योंकि जो तुम्हारे मेजर ध्यानचंद्र थे वो एक एक मैच में 20-20 गोल, 16-16 गोल, 32-32 गोल दाग देते थे। एक एक मैच में इतने इतने ज़्यादा गोल दाग देते थे। और जहां आज भारत 4-4 गोल के लिए तरसता है, भारत ही छोड़ो और विश्व के अनेक देश 4-4, 5-5 गोल दागने में ही असमर्थित हो जाते हैं, लेकिन भारत के मेजर ध्यानचंद्र एक एक मैच में इतने ज़्यादा गोल दाग लेते थे। और वो उन्होंने जब उनके जब प्रैक्टिकल लिया गया, उनसे जब पूछा गया कि आप इतना आसानी से कैसे खेल लेते हो, इतने गोल कैसे दाग लेते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है हॉकी की प्रैक्टिस जो है वो रेल की, यानी कि ट्रेन की पटरी यानी रेल पर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इमेजिन करिए कि आपके हाथ में हॉकी की छड़ है और एक पटरी जो कितने बहुत ज़्यादा 5 इंच या फिर 6 इंच की चौड़ी पटरी होती है, उसमें आप गेंद को इधर उधर कर रहे हैं और वो गेंद इधर उधर गिर नहीं रही है। सोचिए, इतने महान खिलाड़ी थे तुम्हारे मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है किस प्रमुख पर्यटन स्थल को शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था। एक बात याद रखना, मैंने यहाँ पे नहीं शब्द लिखा है। ठीक है, ये मत सोच लेना कि किसको बनवाया गया था, जो ताजमहल पे आंसर आप लोग टिक कर दो। ठीक है, नहीं दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक बात याद रखना यार, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो। क्या जाता है, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, शेयर ही करना है। ओके, चलिए, किस प्रमुख पर्यटन स्थल को शाहजहां के द्वारा नहीं बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है ताजमहल। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं, क्योंकि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और इसका निर्माण शुरू हुआ था 1632 में और 1653 में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 22,000, ठीक है, 22,000 मजदूरों के द्वारा इसको बनवाया गया। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ काट लिए थे। तो मेरे लालो, अगर हाथ काट लेते तो इतने ज़्यादा कर्मचारी कहाँ से आते, इतने ज़्यादा जो लेबर थे वो कहाँ से आते। और दूसरी बात, इसके बाद उन्होंने सिकंदरा जो पूरा आगरा जो आज बसा हुआ है, सिकंदराबाद की स्थापना कर दी। तो वो सिकंदराबाद में क्या मिस्त्री ईरान से लाते या फिर लंदन से लाता, या फिर सोचो तुम वहाँ मार्स ग्रह से निकाल लाता। तो ये भ्रम है लोगों का। ठीक है, लोगों को सच्चाई पता नहीं होती है, बस अपने आप से जो चीज़ें मिल जाती है वही शेयर करना शुरू कर दो। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसी गंदी न्यूज़ फैला रखी है कि लोगों को अपने मन का, अपने दिमाग का यूज करना ही बंद कर दिया। वो जैसी न्यूज़ चाहते हैं वैसी को वैसी शेयर कर देते हैं। और भारत के लोग जो है उनको इतना तर्क नहीं रहता है कि ये चीज़ गंदी है या फिर ख़राब है, या फिर लोगों की मानसिकता को ठेस पहुँचा रही है, या फिर लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है। तो मैं तो कहता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको चीज़ें तर्क करना चाहिए। जो चीज़ें आपके सामने आई हैं पहले उनको जांचो कि सही है या नहीं है। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने कहा ये ताजमहल किसको समर्पित था? तो ये मुमताज़ महल को समर्पित था। ठीक है, मुमताज़ महल को समर्पित था, जो इन्हीं की क्या थी, बीवी थी। और कहते थे मुमताज़ महल इतनी सुंदर थी इसलिए इन्होंने इतना सुंदर ताजमहल बनवाया था। इसके बाद मोती मस्जिद की अगर बात करोगे तो ये 1645 वाली है लालो, 1645 में, क्योंकि एक मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो तुम्हारा औरंगजेब भी करेगा। ठीक है, औरंगजेब भी करेगा, लेकिन ये दूसरी 1645 में इसका निर्माण हुआ था, ये वो मोती मस्जिद है।
अच्छा, दीवाने खास जो है आगरा का किला है ना, आगरा का किला जो वहीं पर दीवाने खास और दीवाने आम स्थित है। कौन सा? दीवाने खास और दीवाने आम दोनों के दोनों कहाँ स्थित हैं? तो दोनों के दोनों आगरा के किला में स्थित हैं। और बीवी का मकबरा जो है वो औरंगजेब के द्वारा बनवाया जाएगा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा बनवाया जाएगा, जो शाहजहां का ही क्या था? बेटा था। लेकिन ये अपने ही बेटे को क्या कर देगा? कैद कर देगा। और ताजमहल के सामने एक महल बना हुआ है, उसी में इसको क्या कर देगा? शाहजहां को कैद कर देगा। और उसी ताजमहल को देखा करता था ताजमहल, और देखते 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 इतना ज़्यादा देख लिया कि एक दिन देखते ही देखते वो भगवान को प्यारा हो गया। अब आप लोग सोचेंगे इतना कर्म अच्छा किया होगा तभी तो भगवान को प्यारा होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखो, मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो मरने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने हूर परियां आएंगी और उनका स्वागत करेंगी बैंड बाजे के साथ और उनको गले लगाएंगी। ठीक है, ये कहाँ तक सच है कहाँ तक सच नहीं है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन उनकी ये मान्यता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं कि शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से थे। ठीक है, तो आज मैं सारे क्वेश्चन जो है वो सब कुछ ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना गाइस। ठीक है, तो देखिए शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से थे, तो ट्रिक है ताजमहल चीनी की तरह सफ़ेद और शीशे और मोती की जैसे चमकता है। जहाँ जहाँ मैं ये जहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको याद रखना तुम लोग। ठीक है, ताजमहल चीनी की तरह सफ़ेद, शीशे और मोती की जैसे चमकता है, इसीलिए खास है और सबको क्या करता है? दीवाना करता है। ठीक है, याद रखोगे, ताजमहल चीनी की तरह सफ़ेद, शीशे और मोती की जैसे चमकता है। ठीक है, इसीलिए खास है और सबको क्या करता है? दीवाना करता है। अच्छा, ताजमहल तो आपको याद रहेगा ना, एक याद कर लो ताजमहल, बाकी सभी अपने आप से याद हो जाएंगे। ताजमहल आपको पता है कि इसको शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और है कहाँ पे? ला लो, तो ये है आगरा में। कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ओके, कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, कब बनवाया गया था? 1632 में बनवाया गया था। अब अच्छा, चीनी रोजा एक महल है। चीनी रोजा एक महल है जो किसके द्वारा बनवाया जाएगा? शाहजहां के द्वारा बनवाया जाएगा। ये भी कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। शीश महल, ठीक है, शीशे के जैसे, शीशे का मतलब शीश महल। ठीक है, शीशे का मतलब शीश महल, और ये भी किसके द्वारा बनवाया जाएगा? शाहजहां के द्वारा। और मोती के जैसे चमकता है, यानी कि मोती मस्जिद, हमने कहा था ये मोती मस्जिद वो वाली है जिसका निर्माण 1645 ईस्वी में किया गया था। आगरा में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। अच्छा, इसीलिए खास है, यानी कि खास महल कौन सा है? इसके बाद आ जाओगे खास महल। कौन सा? खास महल। खास महल यानी खास है तो खास महल, खास महल ये भी कहाँ है? ये भी आगरा में स्थित है। इसका दीवाना का मतलब दीवाने खास। ठीक है, तो ताजमहल, चीनी रोजा, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल और दीवाने खास, ये सारे के सारे किसके द्वारा बनवाए जाएंगे? तो शाहजहां के द्वारा बनवाए जाएंगे। ठीक है, शाहजहां के द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, शाहजहां जो था ना, इसके काल में भारत की जो स्थापत्य कला थी उसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। कौन सा? इस शाहजहां के काल को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जैसे गुप्त काल को भारत की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, वैसे ही मुगल काल में जो शाहजहां था ना, उसके दौरान, उसके शासन के समय स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर थी। और सबसे घटिया प्रदर्शन अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो औरंगजेब करवाता है। ठीक है, औरंगजेब करवाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देख लेते हैं हम, तो आपको मैं यहाँ पे इमेज भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल है, और ताजमहल को 1632 में बनवाना शुरू किया गया था और 1653 में ये बन के तैयार हो गया। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये देखो यमुना नदी बह रही, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी दिल्ली से होते हुए आगरा होते हुए प्रयागराज में, कहाँ? प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद मोती मस्जिद, ये मोती मस्जिद है। ठीक है, आगरा में स्थित है और 1645 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसके बाद शीश महल की बात करोगे तो ये शीश महल देख लो आप लोग, शीश महल। और इसके बाद दीवाने खास, ठीक है, ये दीवाने खास है, और ये कौन सा है? शीश महल है। ठीक है, शीश महल है। तो अगर नेक्स्ट की बात हम लोग करेंगे तो
नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। तो प्रश्न नंबर 5, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को गांधी इज बैक। गांधी कहाँ आते हैं, ये गांधी आते हैं भारत 9 जनवरी 1915 को। कब, 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं। और 1917 में भारत में पहला चंपारण सत्याग्रह करते हैं। कहाँ पर, तो बिहार में। कहाँ पर करते हैं, बिहार में करते हैं। और जो नील की खेती किसानों को करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसको क्या कर देते हैं, बैन कर देते हैं। और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और पहले ही सत्याग्रह में उन्होंने क्या कर लिया, अपना नाम कमा लिया। इसके बाद 15 जनवरी की अगर बात करोगे तो इस दिन मनाया जाता है सेना दिवस। कौन सा दिवस, सेना दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन शिवसेना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। और 24 जनवरी की बात करोगे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी की अगर बात करेंगे तो मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस के साथ साथ पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस, पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। तो एक बार फिर से जरा, 9 जनवरी को कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ये प्रतिवर्ष मनाया नहीं जाता है, इसको हर 2 वर्षों के बाद मनाया जाता है। और 2022 में इसको नहीं मनाया जाएगा, इसको अब मनाया जाएगा 2023 में। 15 जनवरी आपको पता है शिवसेना दिवस और सेना दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है कोई। ठीक है। तो मैं आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो गाइस इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर